हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। सीजीएल टाइप फर्स्ट की आंसर की आ चुकी है और आप सब लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा और आपको सभी लोगों को अपने मेहनत के अकॉर्डिंग जो नंबर्स आपको मिलने चाहिए थे वो आपको नंबर्स मिल गए होंगे। अब करना क्या है, आगे किस तरीके से हम हमारी प्रिपरेशन को करें, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें साथ रखना चाहिए, कैसे हम लोग इन चीज़ों को समझ पाए, उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। देखिए आपने सीजीएल टाइप फर्स्ट का जो पेपर आया था, यानी प्री का जो एग्जाम्स था, उसका लेवल बहुत कम था। उसका लेवल इस बार सबसे कम माना गया है, लेवल कम था क्योंकि कई रीजंस हो सकते हैं लेवल कम होने के। लेकिन जैसे किसी शिफ्ट में हार्ड था, किसी शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशंस वगैरह करने के बाद रो मार्क्स वगैरह जो आपके आए हैं उस अकॉर्डिंग आपका जो भी हुआ है उसमें टाइप फर्स्ट का आंसर की अपलोड कर दी गई है। अब उसमें देखा जाए तो ओवरऑल मैथ्स का जो रिजल्ट रहा है वो पहले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत कम रहा है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते थे तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम रहा था। तो अब कट ऑफ अगर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर पेपर का लेवल कम है, चीज़ें कम हैं तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है थोड़ी हाई जाने वाली है। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। देखो जो आपने पेपर दे दिया, जो कट ऑफ आएगी जाएगी उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपना आगे का प्लान शेड्यूल करिए। आज से अगर मैं देखूँ तो आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज के आसपास है, यानी 2 मंथ्स है। अब रियल में आपकी जो दीपावली है, इस बार जो दिवाली आने वाली है, वो आपकी दिवाली तो मेंस के एग्ज़ाम के बाद ही बोली जा सकती है, क्योंकि आपको मेंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब मेंस के लिए सर हम लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, और जो मेरे एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मैं 2018 सेलेक्टेड हूँ, एसएससी में भी मैंने पोस्ट निकाली है और मैंने रेलवेज में भी पोस्ट निकाली है, तो मैं आपको बस अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और जो एक स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स की एक नीड होती है कि सर हम क्या करें। तो आपका अगर फर्स्ट टाइम मेंस का पेपर है तो क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको साथ में रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे मॉक दो मॉक दो मॉक दो मॉक दो, तो आपके पास 60 डेज है, तो 60 डेज का एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए 60 मॉक टेस्ट। अब 60 मॉक टेस्ट, अगर एक मॉक टेस्ट आपने दिया तो एक मॉक टेस्ट को देने में आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। प्लस आप उसका एनालिसिस करोगे तो 1.5-2 घंटे के आसपास हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 घंटे के बीच में आपका मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस हो पाएगा। एक एक मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये सही है? आप मुझे बताइए, क्या ये सही है क्या? अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैं तो एग्ज़ाम में जाता हूँ तो थोड़ा डर जाता हूँ, थोड़ी चीज़ें मुझे भूलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम क्या करें उस चीज़ के लिए? तो मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, तो मैं वो चीज़ भी आपके पास शेयर करता हूँ। आप पर डे एक मॉक टेस्ट डिसाइड करिए, नो डाउट आपको देना चाहिए, एक मॉक तो आपको देना चाहिए। वो टाइम टेकन भी हो सकता है। और मॉक टेस्ट में मैं जो स्पेशल आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैथ और रीजनिंग का अब आपका रहेगा 1 घंटे का पेपर। 1 घंटे के ऑलमोस्ट आपके पास पेपर रहेगा। तो आप मैथ और रीजनिंग का जब भी आप मॉक दें तो आप यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक दे सकते हैं, सभी अच्छे होते हैं। और आप जो भी प्रीवियस ईयर के मॉक दो, कोई भी मॉक दो, लेकिन जो 60 मिनट का टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आपको वो 60 मिनट को 50 मिनट ही मानकर उसको फॉलो करना है। यानी 60 को आप 60 नहीं मानोगे, 60 को आपको ओनली और ओनली 50 मिनट आपको फॉलो करना है कि हाँ सर ये हमारे 50 मिनट का पेपर है और मैथ रीजनिंग हमें 50 मिनट में करनी है। यानी आप लोग एटलीस्ट कह सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको जितना मैं समझता हूँ 20 मिनट्स आपके 15 to 20 मिनट्स आपके रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है, 30 मिनट्स के आपको मैथ्स के लिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप?
मेरा ये चीज़ कहने का एक जो रीज़न ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचोगे तो वहाँ पे रियल में आपको 60 मिनट मिलेंगे और आपने प्रैक्टिस की है 50 मिनट्स की, तो वो आपको जो 10 मिनट्स का जो आपका माइंड है वो वहाँ पे डिस्टर्ब अगर किसी क्वेश्चन को लेके हो गया तो वो 10 मिनट का स्लॉट ऐसा रहेगा कि आप उसमें वो कवर कर पाओगे। तो आपको पैटर्न जो फॉलो करना है वो 50 मिनट्स का पैटर्न फॉलो करना है और मैंने बता दिया। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब सर क्या करें, 60 दिन है तो क्या 60 ही मॉक टेस्ट लगेंगे? नहीं, हम अप्रोच दूसरी लगाते हैं। भाई 60 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, उनको साइड कर दो, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो। सर स्मार्ट वर्क कैसे करें? आप लोग क्या करोगे, जैसे पर डे 3 मॉक टेस्ट डिसाइड करने के, आपको पर डे 3 मॉक टेस्ट देने हैं, तो एक मॉक टेस्ट में तो हो गया आपके 3 से 4 घंटे, ठीक है। जो 2 मॉक टेस्ट है उसमें क्या करना है, जैसे ही आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो जैसे ही आपका स्टार्ट हो विद इन 1-2 सेकेंड में आप उसे सबमिट कर दो। आपने टेस्ट दिया, सबमिट कर दिया, बोले सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, आपका टाइम बचना स्टार्ट होगा और आप उन क्वेश्चंस को एक बार सबको नज़र में निकाल लो कि हाँ इसको मैं बना सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप को पकड़ो, अपने नोट्स में अपडेट करो और उसके 1-2 क्वेश्चन और उड़ा दो। तो क्या होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा मॉक लगा पाओगे। यानी 60 दिन है तो आप 180-200 मॉक टेस्ट लगा सकते हो इस रणनीति से। आपको क्या करना है, मॉक दिया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते उसे सबमिट कर दो। सबमिट करते होगा क्या, आपके पास वो क्वेश्चन पूरे आ जाएंगे। क्वेश्चन आने के बाद जो भी नया क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है कि ये सर नया क्वेश्चन हो सकता है, तो नया क्वेश्चन जैसे ही होगा आप उसको क्या करोगे, नए क्वेश्चन को आपने देखा, पढ़ा, ये आपसे हो गया, उस जैसे 2-4 क्वेश्चन और बना लोगे कि हाँ अगर ऐसा आता है तो मैं ऐसा उड़ा सकता हूँ। उससे आपका टाइम बहुत बचने वाला है। पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, आपको 60 मॉक्स पे अगर 60 डेज है तो 60 मॉक टेस्ट तो देने हैं, प्लस इसके अलावा प्लस पर डे 2 मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। हो सकता है आपने एनालिसिस इस अकॉर्डिंग किया हो मेरे भाई कि आपकी चीज़ें पहले से बेहतर हो चुकी हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरी बात, आपको क्या छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सर देखो क्या होता है ना, सिलेक्शन लेने के लिए छोड़ना इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्या छोड़ना है, अभी के टाइम पे किसी का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है इसका मतलब आपका बेस क्लियर है, अच्छे से आपका बेस क्लियर है, आपने उस चीज़ पे काम कर लिया है। अब आपको करना क्या होगा, अगर आपका प्री क्वालिफाई है तो अब आपको पेड बैच या डिटेल बैच किसी का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेस एटलीस्ट क्लियर है। अगर आप किसी भी फैकल्टी का लेना चाहो, जैसे कोई भी फैकल्टी अगर आपको मेंस की एटलीस्ट, अगर मैं भी कभी जैसे मेंस के पेपर बच्चों को बनाता हूँ या मेंस के लिए मैं क्लासेस लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मेंस का आपको करना क्या है, लाइव क्लास नहीं लेनी। लाइव क्लास में क्या होगा, अगर टीचर ने 1 घंटे लाइव क्लास ली तो आपका 1 घंटा जाना है। आपको क्या करना है, टीचर को लाइव क्लास लेने दो। अगर कोई अच्छा टीचर है, बढ़िया अगर आपको कंटेंट दे रहा है तो आप उसकी लाइव क्लास की पीडीएफ्स निकाल लो, क्योंकि पीडीएफ सब डालते हैं। पीडीएफ में वो क्वेश्चनों को देख लो, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन वो करवाते हैं। विद इन 20 मिनट्स के आसपास में आपसे वो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका 40 मिनट्स से होगा। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है भैया, आप किसी का लेना मत। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स है तो उस टॉपिक्स के आप 100-150 क्वेश्चन उड़ाओ, उसकी भी एक रणनीति में लेके आया हूँ। आपको रणनीतियाँ बहुत शानदार मिलेगी यहाँ के इस चैनल पे। अगर आपको लगता है कि हम आपके भले के लिए कुछ थोड़ा सा कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा मोटिवेट बना रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, जो मेरा फेवरेट है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि हाँ ये तो एक स्टूडेंट को करना ही करना चाहिए, इसके अलावा कोई और समाधान नहीं है। मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में आपको पेपर सही करने के अलावा आपको स्कोर भी अच्छा करना है, जिससे पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह जो भी आपकी मिले, जो भी आपकी चॉइस ऑफ पोस्ट वो आप ले पाओ। तो इम्पोर्टेंट ये है, आपको चीज़ें स्कोर अच्छी हाई लेवल का करना है।
तो आप क्या करो, जैसे अपने जितने भी चैप्टर है मैथ्स के ऑलमोस्ट 20, 25, 22, 23 के ऑलमोस्ट चैप्टर है, अगर मैं सबको ब्रेक भी कर दूँ तो आपको क्या करना है, आपको 8 चैप्टर का एक कॉम्बो बनाना है। 8 चैप्टर 8 चैप्टर 8 चैप्टर। अब हो सकता आप 3 चैप्टर उसमें इजी ले लो, 4 चैप्टर इजी ले लो, 4 चैप्टर थोड़े से अच्छे वाले ले लो, 4 इजी 4 अच्छे 4। और पर डे ध्यान रखना, पर डे की बात कर रहा हूँ, पर डे आपको एक चैप्टर के 15 क्वेश्चन बनाने हैं। एक चैप्टर के 15 क्वेश्चन बनाने, और सर कौन से क्वेश्चन बनाने हैं आप ये भी बता दो। 2018 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको पर डे एक चैप्टर कोई सा भी, जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर पकड़ा, परसेंटेज के आज फर्स्ट डे है तो 1 से 15 तक के आपने कवर कर लिए। कौन से? 2018 से 2023 वाले। फिर जब नेक्स्ट डे आएगा 15 to 30, 16 to 30 कवर करना, फिर 31 to 45 कवर करना, फिर 46 to 60 कवर करना। ऐसे आपको कंप्लीट करते हुए चलना। 8 चैप्टरों का असेंबल बनाना। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये इसलिए, सर इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जो आपका मेंस का पेपर आने वाला है उसमें क्या होगा, आपके क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि परसेंटेज से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, एक चैप्टर पकड़ते हैं उसके 100-150 क्वेश्चन बना देते हैं। भाई उस एक चैप्टर ही तो एग्जाम में थोड़ी आ रहा है, आपके तो और भी चैप्टर आने हैं। तो आपका दिमाग जैसे परसेंटेज में चल रहा है, अचानक आपका प्रॉफिट लॉस में चले, अचानक आपका SICI में, अचानक अलजेब्रा में, अचानक आपका ट्रिग्नोमेट्री में, इनमें आपका दिमाग किस अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको पर डे 15 आप क्या करोगे, 8 चैप्टर डिसाइड करोगे, ठीक है। 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर आपको क्या फील होगा, अगर आपने बताई गई रणनीति को फॉलो किया तो 10 दिन बाद, अभी आपके तो 60 दिन है, 10 दिन बाद क्या होगा, परसेंटेज के आपने 150 क्वेश्चन उड़ा दिए। मॉक अलग है, वो सब अलग है, और प्रॉफिट लॉस के 150 उड़ा दिए। आपको खुद को नहीं पता चलेगा इतने क्वेश्चन आपने बना लिए, और 10 को करोगे तो 1500 के आसपास आपने क्वेश्चन उड़ा दिए। 2018 से 2023 तक की आपको करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे भाई, 2024 की 36 शिफ्ट के जो भी आपके क्वेश्चंस बने, एक बार रफली 1-2 दिन का टाइम लेके उन्हें पूरा उड़ाना है। रफली जो क्वेश्चन स्टिक लगे कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको पकड़ो और फिर उसको फिनिश करो, ये आपको फॉलो करना है। यहाँ पर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, चीज़ें आपको कैसे कोलैबोरेट करनी है, कैसे समझनी है। कोई ऐसा है नहीं कि भाई अपन कोई फालतू की बात करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल हम लोग राजनीति से, बिल्कुल कंट्रोवर्सी से, ये जो चलती रहती है इनसे बिल्कुल दूर है। केवल मेंस वाले बच्चों को चीज़ें हमारा समझाना काम है। एक लास्ट पॉइंट और है, आपको स्पेशल फोकस करना है मेंस के चैप्टर्स पे। जो मैथ्स में मेंस के चैप्टर्स आते हैं उनमें आपको स्पेशल फोकस करना है मेरे भाई। कौन कौन से चैप्टर्स है वो आपको, इन पे अच्छे से कमांड करनी है, अच्छे से चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। मेंस के चैप्टर है ये, एक तो प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, ये मीन मोड, ये चीज़ें आपके लिए हो गई, स्टैटिक्स में आता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़िए। हमारे कोर्स तो आपको देखो ऑफलाइन हमारा ज़्यादा चलता है, ऑनलाइन का थोड़ा सा अभी कम है अब, लेकिन हम ऑनलाइन भी जस्ट स्टार्ट कर दिया। 2025 को तो हम पूरा उड़ा के रहेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही। और उम्मीद है आप सब लोग मेरी बातों को फॉलो कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखो आप सब हमारे छोटे भाई बहन हो, केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको चीज़ों को ज़्यादा समझाना। मैथ्स को स्पेशल फोकस नहीं करना, सारे सब्जेक्ट इक्वल है। आपको इंग्लिश को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप मैथ्स को दे रहे हो, रीजनिंग को भी, जीके के भी, क्योंकि आना तो सभी है, सिलेक्शन से सभी होगा। और अगर आपको हमारे दिए गई चीज़ों का थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप इन्हें फॉलो करिए, आपका बेटर से बेटर हो पाएगा और आपके नंबर अच्छे से स्कोर हो पाएंगे।
तो इतना ही CGL टाइप 2 वालों के लिए इतना ही। और जो जिनका CGL प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया उनके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे उनको करना क्या चाहिए, चीज़ें कैसे बननी चाहिए, उसके लिए मैं उसमें कुछ बातें करूँगा। ओके मेरे प्यारे भाइयों, थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।